इम्पोर्टेंट कल 31 मई थी और मैं वैसे भी तारीख चेक कर रहा था कि 1 अप्रैल तो नहीं है, क्योंकि कल एक जो आप कह सकते हैं कि हुकूमत की तरफ से दो बयानात आए। पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कि जी की पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में कोई 15 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में कोई अराउंड 8 रुपये फ़ी लीटर। और जब एक्चुअल अनाउंसमेंट आई तो पता चला कि वो तो कुछ और था। तो ये क्या हुआ? आई थिंक दोनों बयानात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आए और कुछ लोग तो जहाँ तक बात कर रहे थे कि जो खबरें चल रही थी, विच आई डोंट बाय दैट, कि जी प्राइम मिनिस्टर की जो भी रिकमेंडेशन थी उसको तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वीटो कर दिया जी कि इतनी नहीं हो सकती। तो ये क्या माजरा था? देखिए, इसमें जो ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन वो तो ये आई है कि गलती से जो एक पिछला अप्रूवल था वो दोबारा कम्युनिकेट हो गया, जबकि जो एक्चुअल अप्रूवल वही है जो वजारत ख़जाना ने किया है। तकरीबन 5.25 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी और तकरीबन 4.25 रुपये फ़ी लीटर डीजल की कीमत में कमी। मैंने भी कुछ चेक किया वजारत ख़जाना से। मेरा ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने एक प्राइस अनाउंस की थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, उसमें उन्होंने दो जो कॉस्ट होती हैं दो इकसाम की, जिसमें एक जो इनलैंड फ्यूल इक्वलाइजेशन मार्जिन होता है उसकी मद में, और फिर जो कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं एक्सचेंज रेट से हवाले से, वो उन्होंने उसमें नहीं डाली थी। तो अगर वो एडजस्टमेंट ना डालें तो तेल की कीमत में ज़्यादा कमी होती। चूँकि वजारत ख़जाना वो एडजस्टमेंट डालती है, इन्होंने कुछ लाइबिलिटीज़ ग़ालिबन क्लियर करनी होती हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल की, तो उसकी वजह से फिर तेल की कीमतों में कम कमी हुई है। एक्चुअल पता तो तब चलेगा जब ये समरी सामने आएगी। बट ये ऐसा नहीं है जिस तरह कहा जा रहा है ना कि गलती से हो गया, ये गलती से नहीं हुआ। इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसमें इनका कोई डिफरेंस हो सकता है कि कौन सी प्राइस नोटिफाई होनी चाहिए कौन सी नहीं। उसकी वजह से जब इन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया तो उसके बाद फिर वो फैसला वापस हुआ और एक नया फैसला अनाउंस हुआ। जो तेल की कीमतें हैं, ये ऐसा नहीं है कि हर फोर्टनाइट यानी कि 15 दिन बाद उसका तयन किया जाता है। सारा फार्मूला भी आपको पता होता है। अगर तो जेन्युइनली कोई पीछे बैक एंड पे इशू था कैलकुलेशन का, तो दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स आई थिंक इनकॉम्पिटेंस ऑन पार्ट ऑफ ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर तो कैलकुलेट नहीं करते कि जो भी गवर्नमेंट के लोग वो कर रहे थे इस तरह की चीज़ आना, क्योंकि इससे ऑब्वियसली इट सेंड्स बैड नेम टू द गवर्नमेंट। कामरान, अगर ये गलती होती ना तो ये 10 से 15 मिनट में करेक्ट हो जाती। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एलामिया आया वो आया कोई 10:21 पे रात को, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की या क्लैरिफिकेशन उसको कह ले, वो रात आई 12:40 पे। तो इसका मतलब इनके मामला जो थे जो खराब हुए उनको ठीक किया गया। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने गलती की थी वो गलती नहीं की थी। मेरा ख्याल वो फैसला उन्होंने उनकी दानत में उन्होंने ठीक किया था, जिसको फिर गालबन वजारत ख़जाना ने नहीं माना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हमने कुछ PSO की लाइबिलिटीज क्लियर करनी है, कुछ और जो चीजें पेंडिंग है वो इसमें डालनी है, तो इस वजह से प्राइस कम। चले लेट्स सी अगर अपडेट्स मिलती है तो देखते हैं कि अब जो मैं बात कर रहा था, क्या मेरी जो डिस्क्रिप्शन है वो ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर ने IMF को एब्सोल्युटली नॉट ज्यादा इंपावर बोरो कर दिया? प्राइम मिनिस्टर ने चलें कभी-कभी एब्सोल्युटली नॉट वाली बात नहीं है, देना चाहिए। इस हफ्ते कम से कम 2 इजलास हुए जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो बजट से रिलेटेड टैक्सेशन के जो प्रपोजल्स हैं उनको उन्होंने रिव्यू किया। जो ज़राए से मुझे इतलात मिली हैं कि जो नाज़रीन एक सबसे बड़ा प्रपोजल है जो हम सबका कंसर्न भी है कि सैलरीड क्लास की टैक्सेशन क्या होगी। जो IMF की जो सिफारिश है वो हम पहले आपको बता चुके हैं कि IMF की तरफ से ये कहा कि जो टैक्स के स्लैब्स हैं उसको भी कम किया जाए और इफेक्टिव रेट है जो हाईएस्ट टैक्स पे का उसको भी रीएडजस्ट किया जाए, जिसका मतलब ये है कि सैलरीड क्लास के ऊपर अच्छा खासा टैक्सों का इजाफी बोझ बढ़ जाएगा। तो ये जब रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को पेश हुई तो उन्होंने फिलहाल सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सों में मजीद बोझ में इजाफा करने से इनकार कर दिया है। और ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना को यह हदायत की गई है कि एक दफ़ा फिर IMF से रजू किया जाए और उनको ये सिचुएशन बताई जाए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात है और जो महंगाई है, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर मजीद जो है वो बोझ टैक्सों का नहीं डाला जा सकता। इसके ऊपर अभी हतमी बात कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि वज़ीर आज़म ने बिल्कुल ही एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। इस वक्त तक उन्होंने इस तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि आप IMF को दोबारा रजू करें। तो अगर IMF में कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है तो फिर एब्सोल्युटली नॉट वाली जो बात कामरान कह रहे हैं वो सही साबित होगी। अगर IMF ने दोबारा कहा कि नहीं हमने जो कहा है वही करना है, तो फिर शायद सैलरीड क्लास की जो एक उसके हवाले से रिकमेंडेशन है कामरान वो बजट में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इससे रिलेटेड ही एक और चीज़ है, बट एटलीस्ट इनिशियली वो इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं। और जो मुझे ज़राए बता रहे हैं
कि 2 दफ़ा उन्होंने ये बात की है। पहले उन्होंने एक इजलास में कहा कि नहीं आप उनसे दोबारा बात करें, फिर जब दोबारा उनको कल उनको दोबारा ये उनको एक प्रेजेंटेशन हुई है, उस प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने इस तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया है। अगर इसमें अगर ये हो जाता है जो IMF कह रहा है, तो यकीन माने कि सैलरीड क्लास के पास फिर घर लेके जाने के लिए बचेगा कुछ नहीं। जिस किस्म की ये रिकमेंडेशन आ रही है अक्रॉस द बोर्ड, वो एक ही बात कर रहे हैं। उनकी जो कैलकुलेशन में जो फंडामेंटल मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है वो ये है कि जो बिजनेस इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स हैं वो नेट बेस पे होते हैं। वो उसमें जो खर्चा है वो माइनस करके फिर जो उनकी आमदन होती है उसके ऊपर वो टैक्स पे करते हैं, इसलिए उनके रेट्स रिलेटिवली ज़्यादा है। जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं जिनको वो जो ग्रॉस इनकम के ऊपर उनको टैक्स पे करना पड़ता है, उसमें आपको अपना खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं होती। तो इसलिए उन दोनों को क्लब करके एक ही यूनिफॉर्म रेट करके और 4 स्लैब्स करने की जो IMF बात कर रहा है वो मुनासिब नहीं। या फिर जो सैलरीड क्लास है उनको भी ये मौका दिया जाए कि जो फार्मूला बिजनेसमैन किया है कि अगर उसकी 12 लाख किसी की सालाना तनख्वाह है तो उसमें से फिर ठीक है वो शो करे कि जी मेरे 9 लाख रुपया जो है मुझे खर्चा हुआ है तो 3 लाख पे आप मुझे टैक्स लगा लें, वो वैसे ही नहीं होगा। तो अच्छा एक और भी है, पेंशन वाला भी इशू है। पेंशन वाली भी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को पेश हुई थी, उसके ऊपर अभी कोई हतमी यस या नो नहीं है। इस पर 2 राय पाई जाती हैं। एक तो ये प्रपोजल ये है कि पेंशन को टैक्स कर दिया जाए, उसमें ज़्यादातर लोगों की यही एक रिकमेंडेशन जा रही है, FBR की भी और प्राइम मिनिस्टर की टीम के कुछ लोगों की भी। प्राइम मिनिस्टर का ख्याल है कि इसको टैक्स नहीं करना चाहिए। अभी ये इंटरनल डिस्कशन चल रही है, उसमें एक जो चीज़ और सामने आई है पेंशन के हवाले से कि बजाय इसके कि तमाम जो पेंशन वाले अफराद हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दें, जो हाईएस्ट जो एक स्लैब आती है पेंशन की उसके ऊपर आप एक टैक्स लगा दिया जाए, उसका टैक्स के रेट्स ही अलहदा वो है वो नोटिफाई कर देंगे। ये भी एक चीज़ अभी चल रही है, इस पर भी हतमी फैसला। और मेरा ख्याल में कोई हर्ज भी नहीं है। फ़र्ज़ करें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कई जो सेक्रेटरीज और जो फौज से लोग रिटायर होते हैं तो उनकी तो लाखों में पेंशन होती है, तो उन पे अगर लग भी जाए टैक्स अगर दें तो कोई इतना हर्ज नहीं है। अब इसमें जो दूसरा कल भी हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत में आपको पता है कि रुपए की कदर जो है वो बड़ा मैटर करती है, उसके साथ लिंक्ड होती हैं आपकी बहुत सी चीज़ें। जो महंगाई है सबसे बड़ी जो बात है। अब जो अगला बजट ज़ाहिर बनता है, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपने एक एवरेज प्राइस लेनी होती है। अब इसके अंदर भी एटलीस्ट जो गवर्नमेंट है वो अग्री नहीं कर रही। IMF की जो असेसमेंट है कि अगले साल जो रुपए की कदर होगी एवरेज, जो गवर्नमेंट जिस पर बजट बनाना चाह रही है वो काफ़ी डिफरेंस है जो IMF बता रही है। देखिए IMF कोई फिक्स रेट नहीं देता रुपये का और डॉलर का, उनका अजम्पशंस होती हैं जो हम फिर बैकवर्ड उनकी वर्किंग करते हैं। फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट का खसारा है, उसकी क्या वैल्यू ली हुई है, पाकिस्तान की इकॉनमी की क्या उन्होंने वैल्यू ली है। जो उनके मुज़ाकरात होते हैं उसमें वो एक प्रिंसिपल सामने रखते हैं कि आपको एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखना है और आपने रुपए की कदर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। हाँ, ये माजी में ज़रूर होता रहा है कि मुज़ाकरात जब हो रहे होते हैं तो कह देते हैं कि आपको इतने रुपए की डिवैल्यूएशन करनी है या नहीं करनी। इनकी जो अभी लास्ट रिपोर्ट आई है IMF की, जो कि उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, कोई भी जाके वहाँ से नंबर निकाल सकता है। उसमें जो IMF ने नंबर निकाला हुआ है रुपए का, जो जून 2025 में एवरेज रेट उनके ख्याल में होगा वो 328 रुपये 40 पैसे है, जो कि इस साल का जो एवरेज रेट है उससे तकरीबन 16% डिवैल्यूएशन रुपए की बनती है। अब कंपेयर टू दिस, चूंकि अब बजट बन रहा है और वजारत ख़जाना को कोई एक नंबर लेना होता है कि जिसके ऊपर वो सारा बजट बनाते हैं, और उसकी अहमियत ये होती है उस नंबर की कि आपका जो दिफा का बजट है जिसमें आपके कोई फॉरेन इंपोर्ट्स हैं आपकी, उसका आप क्या उसके कवर आपने देना है, फॉरेन ऑफिस के जो मिशंस होते हैं बाहर उनको जो पैसा देना है किस वैल्यू के ऊपर असेस करना है, फिर जो PSDP के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी जो बाहर से फंडिंग आ रही होती है, कर्जे ले रहे हो तो उसको किस वैल्यू के ऊपर असेस करना है, और सबसे बढ़कर जो गैर मुल्की कर्जा पाकिस्तान ने लिया हुआ है उसके ऊपर जो सूद देना है अगले माली साल में वो किस रेट के ऊपर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए जो बजट में एक नंबर इस्तेमाल होता है जो कि एक टारगेट नंबर नहीं होता। यहाँ ये बात मैं वाजे कर दूं, ऐसा नहीं है कि जो भी मैं रेट बताने जा रहा हूँ यही रेट इसकी एक टारगेट करेगी, हुकूमत उसको अचीव करने की कोशिश करेगी। बट जो एक नंबर इस वक्त लिया है वजारत ख़जाना ने अगले माली साल के लिए बजट के पर्पसेस के लिए, उनके ख्याल में जो एवरेज प्राइस रुपए और डॉलर के रुपए की होगी डॉलर के मुकाबले में वो 295 रुपये का $1 होगा। ये उन्होंने एवरेज प्राइस ली है। इस वक्त हमारा जो डे रेट है वो तकरीबन 279 रुपये का $1 है। एवरेज अभी भी जो इस साल की ली गई है वजारत ख़जाना की तरफ से और प्लानिंग कमीशन की तरफ से वो 285 रुपये की एवरेज ली गई है।
मतलब ये हुआ कि अगर 295 रुपए का डॉलर जो है वो अगले साल होता है तो 3.5% की डिवैल्यूएशन होगी, या 10 रुपए की। तो 10 रुपए या 3.5 रुपए की डिवैल्यूएशन की, ठीक है, कोई इतना इन हालात के अंदर कोई ज्यादा नहीं है। मतलब एक स्टेबल आप कह सकते हैं कि मार्केट आपको नजर आते हैं। स्टेबल उस तरीके से तो नहीं, 3.5% ग्रेजुअली हो जाए, बस चंद पैसे तो आपको मुझे याद पड़ता है जो फाइनेंस मिनिस्टर जब ये स्प्रिंग मीटिंग्स हुई थी वहां पर तो उन्होंने 6 से 10% की शायद बात की थी। हाँ, 6 से 8% की बात, 6 से 8% की अभी जो 295 रुपए की बात हो रही है, लेकिन अगर इसको आप 279 रुपए के ऊपर लेंगे तो थोड़ा सा वो ज्यादा बन जाएगा। मैंने इसको एवरेज 285 रुपए के ऊपर लिया हुआ, जो एवरेज रेट है, क्योंकि अगला भी 295 भी एवरेज है, विच मीन्स बाय द वे इसका 295 एवरेज रेट की बात हो रही है। तो अगर एवरेज 295 होगा तो हो सकता है जो एक्चुअल रेट हो जून एंड का वो इससे कहीं ज्यादा हो सकता है 300 से क्रॉस कर जाएगा। एवरेज तो अदर वे अराउंड कि जो इस माली साल जो कंक्लूड हो रहा है, एवरेज आपने 290 लिया था ना? नहीं, हाँ, जब साल शुरू हुआ जो 290 लिया था, और लेकिन पिछले साल 249 था। 200, अच्छा। तो अभी भी 13.5% की साल डिवैल्यूएशन हुई है लोगों का। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे ना कि रुपया मुस्तहकम रहा, उस तरीके से रुपया मुस्तहकम नहीं रहा। 2022-23 का एवरेज फाइनेंस मिनिस्ट्री की और IMF का कंपेयर करें कि जो IMF का असेसमेंट था इस माली साल का एवरेज उन्होंने 300 निकाला, 300 रुपए का निकाला, तो हमने 290 निकाला, 290 निकाला था। तो हमारा तो उस हिसाब से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो असेसमेंट है या वो जो असेसमेंट है वो ठीक साबित हुई ना। जैसे हमने पहले बात की थी कि करंट अकाउंट खसारे का भी जो नंबर IMF का बहुत बुरी तरीके से गलत साबित हुआ है, यहाँ पे भी उनकी जो असेसमेंट है IMF की एक्सचेंज रेट के हवाले से कम इस माली साल में उनकी गलत साबित हुई है। थोड़ा सा फिर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्रेडिट देखें, आप IMF को ज्यादा क्रेडिट देते हैं कि उन्हें हर चीज का पता है, लेकिन इस मामले में कम 2 इश्यूज के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं कि IMF के असेसमेंट्स गलत हैं, उनको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज का ही नहीं पता, और ये फोर्स कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान को अब तनख्वाहदा तबके के ऊपर मजीद टैक्स बढ़ाएं। क्या वो पाकिस्तान में यहाँ पे कुछ करवाना चाह रहे हैं, सोशल राइट्स करवाना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं? इसी तरीके से करंट अकाउंट खसारे का नंबर वो गलत लेते हैं, पाकिस्तान के ऊपर दबाव होता है और ज्यादा कर्जे लेने का। फिर ये जो एक्सचेंज रेट वाला भी, इसकी हर चीज की एक इंप्लीकेशन होती है। अगर आप ज्यादा डिवैल्यूएशन ले रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। ये भी एक नाज़िर बहरहाल एक कैच है कि जितना ज्यादा डिवैल्यूएशन का नंबर अजम्पशन में भी लिया जाएगा उतना ही फिर आपके इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है वो हाई होगा।